नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होने के साथ खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक और पंचायती राज संशोधन विधेयक समेत 4 बिल पास कराएगी। प्रश्नकाल में सप्लाई डिपार्टमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग से सवाल आएंगे। तो बजट सत्र का आज तीसरा महत्वपूर्ण दिन। खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण बिल और पंचायती राज संशोधन समेत 4 बिल पास होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सरकार पेश करेगी। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार पेश करेगी और क्या खास रहने वाला है? देखिए अनुपम, अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज का सदन में जो आकर्षण रहेगा, हम कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आज सरकार सदन में पेश करेगी। ये रिपोर्ट बहुत कुछ इस बात को प्रदर्शित करेगी कि किस तरह से राज्य की जो आर्थिक विकास दर है वो किस गति से आगे बढ़ रही है, राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो किस गति से आगे बढ़ रही है और राज्य की जीडीपी का क्या कुछ खाका है, क्या कुछ रोड मैप है, वो सब इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विधेयक, हालांकि 4 विधेयक आज की कार्रवाई में आएंगे, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण विधेयक हम कह सकते हैं युवाओं के माध्यम से कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, सरकार उनको सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण देने जा रही है। आज ये कैबिनेट से पास हो चुका है। आज ये बिल सदन में टेबल किया जाएगा और आज ही ये बिल पास कर लिया जाएगा। प्रश्नकाल की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्नकाल में आज सप्लाई डिपार्टमेंट से लेकर बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर आज चर्चा होगी, उन पर आज सवाल लिए जाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस आज पूरी तैयारी के साथ सदन में आई हुई है। आपने देखा कि पहले दिन राज्यपाल का जब अभिभाषण हुआ, कांग्रेस ने बहुत शांति तरीके से इस अभिभाषण को सुना। कल जब चर्चा हुई, कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की। आज कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मुखर दिख सकती है सदन में, यानी कि आज सदन के अंदर हंगामे की स्थिति हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष एसपी आर्य यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई तो कांग्रेस आज मुखर है इस बात पर कि खासकर उद्यान विभाग का जो घोटाला हुआ उसमें सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस की रही है। इन तमाम मसलों पर आज कांग्रेस सदन के अंदर हंगामा कर सकती है। जी बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। कई मामले हैं और मेरा कहना है कि खनन है, अब नया ब्रांड मेट्रो ट्रेन नहीं आई है, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मेट्रो के नाम पर कुछ और नया परोसा जा रहा है। और वो देवभूमि उत्तराखंड के जहां हमारे धाम हैं, जहां आस्था विश्वास की जो हमारी भूमि है, वहां पर मेट्रो को लाया जा रहा है। इसके बारे में आज मैं सरकार से सवाल करूंगा। उत्तराखंड सरकार ने कल अपना बजट पेश किया। राज्य का इस साल का बजट करीब 89,000 करोड़ का है और यह पिछले साल के मुकाबले करीब 15% ज्यादा है। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस किया गया है। समान नागरिक संस्था उत्तराखंड 2024 स्थापित करने। बजट सेशन के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ 7 लाख का सरप्लस बजट पेश किया। ये बजट पिछले साल के बजट से करीब 15% ज्यादा है, जिसमें 55,815 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो 33,414 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बजट में सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्यान और खेल एवं युवा कल्याण पर गया है। सरकार ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में उन विभागों को कोई बजट नहीं दिया जो बीते वर्ष में धनराशि खर्च नहीं कर पाए थे। ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 31 करोड़, सरकार ने जमरानी, सौंग और लखवाड़ में बांध परियोजना के लिए 1260 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें जमरानी बांध परियोजना के लिए 710 करोड़, सौंग बांध परियोजना के लिए 300 करोड़ और लखवाड़ परियोजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान है।
प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार ने 250 करोड़ की व्यवस्था की है। यूनिटी मॉल प्लाजा निर्माण के लिए 157 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी सरकारी बिल्डिंग्स को सोलर एनर्जी सिस्टम से लैस किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार बंजर भूमि में सामूहिक खेती को भी बढ़ावा देगी। इसके लिए बजट में 7 करोड़ का प्रावधान है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत मंदिरों में अवस्थापना विकास के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। गैरसैंण में अवस्थापना सुविधाओं के लिए विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान। कैशलेस चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा आयुष्मान भारत की तर्ज पर अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 500 करोड़ रुपया का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी अवगत कराना है कि हमारी सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया है। 108 का आपातकालीन सेवा के अंतर्गत राज्य में 272 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की कुल बजट यानी कि कुल खर्चा 89,230 करोड़ है। सरकार का अनुमान है कि साल भर में उसे कुल कमाई 88,597 करोड़ की होगी। प्रदेश के कुल बजट का 31% पैसा यानी कि करीब 26,636 करोड़ रुपया कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि पर खर्च हो जाएगा। बजट का करीब 22% हिस्सा 19,136 करोड़ रुपया लोन चुकाने में जाएगा, जबकि करीब 6,636 करोड़ रुपया लोन के ब्याज के रूप में चुकता करना है। बजट अनुमान के मुताबिक सरकार इस साल 27,920 करोड़ रुपया लोन के रूप में उठाएगी, जो पिछले लोन के बोरिंग के मुकाबले 5,000 करोड़ ज्यादा होगा। का जो 24-25 का है, जिसमें मैंने कहा कि जीएसटीपी जो 22-23 में वो 3,000 करोड़ का था, 23-24 में ये 3,46,000 करोड़ का था और 24-25 में अनुमानित कर रहे हैं 4 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लगभग 4 लाख करोड़। कुल मिलाकर बजट को भविष्य पर फोकस किया गया है। इंफ्रा प्रोजेक्ट में पैसा दिया गया है ताकि आधारभूत संरचना बेहतर हो और राज्य का विकास हो सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, कितने बजे बैठक होगी और क्या तैयारियां इसको लेकर हैं और कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं? बैठक है उत्तराखंड का बीजेपी कोर ग्रुप की, उसके साथ साथ आज कई सारे राज्यों की बीजेपी में कोर ग्रुप की बैठक है, तो एक एक करके सब राज्यों को बुलाया जाएगा। उसके साथ में अगर उत्तराखंड की बात करें तो दोपहर को 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद में तकरीबन 4 बजे के आसपास जो है वो उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की अगर बात करें तो जैसे 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर पिछले 2014 की बात करें या 19 की बात करें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, उसी हिसाब से बीजेपी इस बार भी रणनीति तैयार कर रही है और 5 की 5 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 370 सीट बीजेपी और एनडीए को 400 पार का नारा उन्होंने दिया है। तो किस तरह से एक एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है, आज दिल्ली में जो बीजेपी में बैठक होगी उसमें भी एक एक सीट को लेकर एक एक प्रत्याशी के नाम पर चर्चा की जाएगी, किस से कौन कौन सी सीट से कौन कौन सी प्रत्याशी हैं उन सबको लेकर मंथन किया जाएगा। और कल जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उससे बीजेपी सभी सीटों पर मंथन कर लेना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून में कल बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। 5 सीटों के लिए 55 दावेदारों के नाम सामने आए हैं और इन सभी नामों का पैनल बनाकर राज्य चुनाव समिति बुधवार को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सर्वे के आधार पर आए सभी नाम पर चर्चा की गई और अब 55 दावेदारों की लिस्ट केंद्र को भेजी जा रही है। इसके बाद जल्द ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की तरफ से टिकटों का ऐलान किया जाएगा। देहरादून में हुई बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रभारी दुष्यंत गौतम और महेंद्र भट्ट ने अलग से भी मीटिंग की। देहरादून में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 26 लाख की स्मैक के
एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने हरिद्वार के मंगलौर से तस्कर को गिरफ्तार किया, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर से देहरादून में बेचने के लिए स्मैक लाया था। आपदा में एसडीआरएफ और पुलिस के साथ होमगार्ड के जवान भी तैनात देखने को मिलेंगे। होमगार्ड के 30 जवानों ने उत्तरकाशी में पर्वतारोहण के साथ रेस्क्यू की ट्रेनिंग की है, जिन्होंने मंगलवार को होमगार्ड निदेशालय में रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। इस मौके पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी होमगार्ड के जवानों को प्रशस्ति पत्र भी बांटे। इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी गई है, वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई है, आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी गई है। आने वाले वर्षों में हमारे जो उत्तराखंड के होमगार्ड्स हैं, ये उत्तराखंड पुलिस के साथ और हमारी एसडीआरएफ और हमारी पीएसी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और हमारे प्रदेश की जनता को और यहाँ आने वाले पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को एक बेहतर सुविधा, बेहतर सेवा प्रदान करेंगे। जागेश्वर धाम का विकास के तहत हो रहा है, जिसके लिए आरतोला से जागेश्वर मंदिर तक को सड़क को डबल लेन बनाया जा रहा है, जिस पर 1000 देवदार और दूसरे सुरक्षित पेड़ों पर संकट मंडराने लगा है। अब जागेश्वर के पुजारियों ने पेड़ों को बचाने को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। मानसखंड में जागेश्वर को दारू कावने नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है देवदार के जंगलों के बीच स्थापित ज्योतिर्लिंग। वहीं जागृत अवस्था में जागेश्वर में शिव को पूजा जाता है, जिनका देवदार के बीचों बीच निवास माना जाता है। लेकिन सड़क को 2 लेन बनाने के लिए 1000 देवदार के पेड़ों पर आरी चलाने की बात सामने आई है, जिसके बाद स्थानीय लोग विरोध में आ गए हैं। हालांकि विभाग अभी सिर्फ सर्वे की बात कर लोगों को शांत करने में जुटा है। ये मानसखंड परियोजना के अंतर्गत हमको सिंगल लेन से 2 लेन की सैंक्शन मिली हुई है। आरतोला जागेश्वर नैनीसेरा घाट में 5.8 किलोमीटर की, उसी के तहत हमने टेंडर वगैरह इनवाइट करके कंसल्टेंसी का बॉन्ड वगैरह बनाए हैं और वर्तमान में इसमें सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य चल रहा है। जागेश्वर के पुजारियों ने पेड़ों को बचाने की मुहिम को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं प्रशासन को ज्ञापन देकर पेड़ों को बचाने की मांग की है। जागेश्वर तक सड़क का चौड़ीकरण का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें हजारों दारू वृक्ष को चिन्हीकरण किया गया है, जिनको हटाया जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। अगर यहाँ पर दारू वन को हटाया गया तो विनाश आ सकता है उसमें, क्योंकि भोलेनाथ इस क्षेत्र में जागृत अवस्था में हैं और दारू वन में बसे हुए हैं। अब देखना होगा कि जागेश्वर में देवदार के पेड़ों के कटान को लेकर बीच का रास्ता क्या निकलता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। गुजरात के कच्छ में ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। 3132 किलो ड्रग्स की इस खेप को नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पकड़ा है। साथ ही 5 इंटरनेशनल ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने टीम को बधाई दी है। 3132 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। 5 गिरफ्तार किए गए। एनसीबी, नेवी और गुजरात पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। ड्रग्स पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के चलाए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारी एजेंसियों ने देश में नशीली दवाओं की सबसे बड़ी जब्ती करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में 3132 किलोग्राम ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई है। यह ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर टीम को बधाई दी है। नशा मुक्त भारत में बड़ी सफलता। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बर्फबारी की वजह से सड़कों की हालत भी लगातार खराब हो रही है। सड़क पर बर्फ जमने से गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है। बर्फ की वजह से गाड़ियों के फिसलने का डर बना हुआ है।
फरवरी महीने में पहाड़ों में जनवरी और दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। अगर फरवरी की बात करें तो लगभग तीसरी बर्फबारी इस सीजन की पहाड़ों में हो रही है। लगातार बर्फबारी की वजह से जहां निचले इलाकों का तापमान गिर गया है तो वहीं ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। 3000 फीट की ऊंचाई पर जो इलाके बसे हुए हैं वहां पे लगातार बर्फबारी हो रही है। और अभी अगर बात करें तो मौसम विभाग ने मार्च के पहले सप्ताह में भी पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद जहां रौनक बढ़ी हुई है, सैलानी पहुंच रहे हैं, तो वहीं इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए भी सैलानी दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हो रहा है, लेकिन बर्फबारी में पहाड़ में पहुंचने का और पहाड़ में रहने का आनंद भी कुछ और होता है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, चमोली। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।